सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पैनल कोड और सेक्शन 22 ऑफ द बीएनएस ये बात करती है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने देखा है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपने देखा है और इंडियन पैनल कोड में भी आप देख रहे हैं। और हर जगह इसके मायने अर्थ अलग अलग है। वहां पे साउंडनेस ऑफ माइंड बात करा है कि जब आप सेक्शन पढ़ते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो बताया गया कि हु इज ऑफ साउंड माइंड, कौन है व्यक्ति साउंड माइंड का, तो वहां पे उसकी डेफिनेशन जो है वो दूसरी बताई गई। साउंड माइंड के बारे में बात करोगे हिंदू मैरिज एक्ट में तो वहां पे उसके बारे में बात करी गई। हम बात करेंगे जो है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंडियन पैनल कोड और बीएनएस के बारे में। कुछ चेंज नहीं है इसमें, यहां पे चेंजेस नहीं है। जो बात इंडियन पैनल कोड में थी वही बात यहां पे है। परिवर्तन सिर्फ किसका है, धारा का, भाषा का परिवर्तन नहीं है और उसी को देखा जाएगा। ठीक है, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो होता है वो जनरली दो तरीके का होता है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दो तरीके का होता है ऐसे इन जनरल। पहला जो है वो डिमेंशिया नेचुरलिस्ट होता है और दूसरा जो है वो डिमेंशिया एक्सीडेंशियलिस्ट होता है। डिमेंशिया नेचुरलिस और दूसरा जो है वो डिमेंशिया सियालिस। एक्सीडेंट से बना हुआ है, बोलो बेटा किससे बना हुआ है, एक्सीडेंशियलिस, एक्सीडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो थ्रू द लाइफ एक्वायर्ड होता है, थ्रू द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ जो आप एक्वायर्ड करते हो, ये नेचुरलिस्ट का मतलब है कि ये बाय बर्थ होता है। कैसा है ये, बाय बर्थ, ये जन्मजात है। और यहां पे इसे एक्वायर्ड किया गया है। क्या किया गया है, इट इज एक्वायर्ड थ्रू आउट दी थ्रू आउट इन लाइफ। यानी डिमेंशिया एक्सीडेंशियलिस जो किसी घटना के आधार पर हो गई है, जो आपके जीवन काल में पैदा हुई है, वो क्या है आपका, डिमेंशिया एक्सीडेंशियलिस है। कोई नर्वस शॉक हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रेजेडी हुई, उसकी वजह से भी ये आता है। और ये जो है वो बाय बर्थ हो रहा है, बाय बर्थ हो रहा है, जन्मजात हो रहा है। और इसे हमारे यहां जो बोला जाता है वो इडियट बोलते हैं, इसको मूर्ख बोला जाता है। उसे विधि के शब्दों में ये क्या है, ये मूर्ख है, ये जड़ है, ये क्या है, जड़, इसे इडियट बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो वीकेंड के दिनों को ये नहीं जान पाते, ये 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग नहीं कर पाते, ये विस्मृति है इनमें। तो ऐसे लोगों को ये माना गया था कि ये कौन है, मूल है, मेरा बुद्धि है, जड़ है, बोलो। जबकि ये जो है वो बाय बर्थ नहीं है, इन्होंने अपने जीवन काल में एक्वायर्ड किया है। तो दो तरीके की आपके यहां क्या है, इंसैनिटी है, दो प्रकार की। तो जो जन्मजात होती है, जो जीवन काल में प्राप्त होती है। हमारे यहां इंडियन पैनल कोड में, आईपीसी में, ये सेक्शन जो है वो 84 था
और बीएनएस में ये जो सेक्शन है वो 22, ये इनसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बात करती है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये 3 लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड करता है। यानी दिस सेक्शन is based on mainly 3 Latin maxims. पहला है Furiosus Furor Sui Punitor। क्या है? Furiosus Furor Sui Punitor। आराम से पढ़िए, समझ करके चीजों को। Furiosus Furor Sui Punitor, ये लैटिन मैक्सिम है। That means a madman is punished by his own madness. A madman is by his own मैडनेस। एक पागल व्यक्ति है वो जो अपने मैडनेस के आधार पर ही दंडित किया जा चुका है। Here the God has punished him. God has made him unsound mind. God has given the insanity. तो कोई पागल व्यक्ति है वो अपने पागलपन के कारण ही दंडित किया जा चुका है। और ये डबल जीओपार्डी का रूल है क्रिमिनल लॉ में। इसका मतलब यदि एक बार किसी को दंडित कर दिया गया है तो दोबारा उसे दंडित नहीं किया जा रहा। तो कह रहा है कि उसका पागलपन ही अपने आप में एक दंड है जो कि भगवान ने उसे दे दिया है, तो अब उसे दोबारा दंडित करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज फ्यूरियोसस फ्यूरर सुई पोनिटर। इसका मतलब कि पागल व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है फ्यूरियोसस absentis loco est। Furiosus absentis loco est। Furiosus absentis loco est। It means he is like one who is absent. He is like one who is absent। इसका मतलब पागल व्यक्ति वो है जो एब्सेंट है। क्या है? वो एब्सेंट है। पागल व्यक्ति वो है जो कि क्या है? एब्सेंट। और पागल वो होते हैं जो एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब इनके पास क्या नहीं होता है? फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। एंड द थर्ड वन इज फ्यूरियोसस नुल्ला वॉलंटस est। फ्यूरियोसस नुल्ला वॉलंटस est। फ्यूरियोसस नुल्ला वॉलंटस est। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पागल व्यक्ति वो है अ मैडमैन हैज नो विल। मैड मैन हैज नो विल। यहां पे मैंने आपको 3 चीजें बताई, 3 लैटिन मैक्सिम। तो सेक्शन ये जो बेस करता है आपका, जो आधारित है वो 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या कह रहा है आपका? फ्यूरियोसस फ्यूरर सुई पोनिटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अ मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस। अपने पागलपन से ही उसे क्या कर दिया गया है? पनिश कर दिया गया है। दूसरा कह रहा है फ्यूरियोसस एब्सेंटिस लोको est। ही इज
हु इज एब्सेंट। इसका मतलब इसका कोई फिजिकल जो है प्रेजेंस नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि अ मैडमैन हैज नो विल, इसकी कोई इच्छा नहीं। क्या नहीं है? इच्छा ही नहीं। अब खास बात, मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए एक्टस रियस चाहिए होता है और मेंस रिया चाहिए होता है। मेंस रिया चाहिए और मेंस रिया दुराशय। और ये धारा कह रही है और ये लैटिन मैगजीन कह रही है कि जो पागल व्यक्ति होते हैं उनके पास विल नहीं है, उनके पास डिजायर नहीं है, उनके पास इंटेंशन नहीं है, उनके पास मेंस्ट्रिया नहीं। वेन मेंस्ट्रिया इज एब्सेंट, और मेंस्ट्रिया यदि एब्सेंट है तो ऐसी स्थिति में मात्र एक्टस रियस के आधार पर वह कार्य जो है क्या नहीं होगा? ऑफेंस नहीं होगा। यानी ऑफेंस कमिट होने के लिए दोनों चाहिए जब तक कि वह कठोर दायित्व में ना आता हो, unless or until this offense or that offense falls within the category of the strict liability. If there is no such type of category, then it would not be responsible for that. वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। तो पागल व्यक्ति पहली बात जो डिफेंस के तौर पर आया हुआ है वो कहां आया हुआ है आपका? वो 84 में आया था और यहां पे बता दिया गया 22 में बताया गया। तो तीनों लैटिन मैगजीन समझ में आई आपको? तीनों लैटिन मैगजीन क्या है कि पागल व्यक्ति वो है जो अपने पागलपन से दंडित किया गया, पागल व्यक्ति वो है जो एब्सेंट होता है, पागल व्यक्ति वो है जिसकी अपनी कोई फ्री विल नहीं होती है। बोलो, तो आप पागल है। और फिर मैंने आपको बताया कि पागल जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो बाय बर्थ होता है, एक एक्वायर्ड होता है। जो बाय बर्थ होता है उसे इडियट बोला जाता है, जो बाय बर्थ होता है उसे इडियट बोला जाता है, इसे डिमेंशिया नेचुरलिस कहा जाता है। और जो एक्वायर्ड होता है उसे डिमेंशिया एक्सीडेंशियलिस बोला जाता है, जो थ्रू एनी एक्सीडेंट, जो किसी कारण से किसी घटना की वजह से क्या हो रहा है वो पैदा हो जाता है, एक्सीडेंशियलिस। तो ये डिसाइड किया गया कि पागल है कौन, पागल के लिए कुछ पैरामीटर होने चाहिए। तो सबसे पहले जो एफर्ट किया गया, जो टेस्ट इवॉल्व किया गया, वो वाइल्ड वीस्ट टेस्ट इवॉल्व किया गया। पहला जो टेस्ट आया वो कौन सा था? वाइल्ड वीस्ट टेस्ट। ये आर वर्सेस आर्नोल्ड की केस में, आर्नोल्ड की केस थी जहां पे ये टेस्ट इवॉल्व किया गया। ये कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बेटा कि वाइल्ड वीस्ट टेस्ट जो है वो किस केस में आया? आर वर्सेस आर्नोल्ड की केस में आया। ओके। और उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो किसकी तरह है? वाइल्ड बीस्ट है, वाइल्ड है, जंगली जानवर की तरह है, इमोशंसलेस है, इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही जैसे एक जंगली जानवर की है। एंड ही इज अनेबल, ही और सी इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश दी व्हाट इज अ गुड एंड व्हाट इज अ रॉन्ग। और उसकी अंडरस्टैंडिंग वो है जो एक जंगली जानवरों की होती है। तब ऐसी स्थिति में इसे क्या नहीं किया जाएगा? पनिश नहीं किया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि यह व्यक्ति क्या हो चुका है? पागल हो चुका है। तो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, जैसे मैं आपसे बताऊं, एक जंगली जो जानवर होता है, जैसे शेर है आपको, तो बहुत अच्छा आप उसे खिलाइए पिलाइए, लेकिन ऐसा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको लास्ट तक छोड़ सकता हो। संभव है, कभी भी उसका दिमाग खराब होगा तो हो सकता है कि वो आपका ब्रेकफास्ट बना दे, हो सकता है। बोलो, इसीलिए इनको वाइल्ड बीस्ट बोला जाता है। ये जंगली जानवर है, ये पेट एनिमल नहीं है। कुत्ते को आदमी पालता है, शेर को नहीं पालता है, ये अलाउड भी नहीं है। बोलो, रीजन उसका यही है, इनके पास कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है। कुत्ता कभी नहीं काटेगा आपको, बोलो, यदि आपने उसे खिलाया है तो। लेकिन शेर के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है, हाइनाश के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है। वो वाइल्ड बीस्ट है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो उनके फादर है, उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो उनके मदर्स, इमोशंसलेस है। तो यदि आपने ये क्या है, क्रूरता है, और इस तरीके की मानसिक और मना स्थिति है जो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता है,
और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस फुटिंग पर है जो वाइल्ड बीस्ट जैसा है, तब ये माना जाएगा कि आपको पनिश नहीं किया जा सकता है। तो ये आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में इवॉल्व किया गया। किस केस में इवॉल्व किया गया था? आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस में इवॉल्व किया गया। बोलो। और फिर उसके बाद आपके यहां हैडफील्ड टेस्ट आता है, ठीक है, सेन इल्यूजन टेस्ट बोला जाता है उसको। कौन सा है आपका? ये इनसेन इल्यूजन। कौन सा बेटा? आप कभी कभी ये टेस्ट आपसे पूछ लिया जाता है, इनसेन, ठीक है, इल्यूजन टेस्ट, इनसेन इल्यूजन टेस्ट। ये जो इनसेन इल्यूजन टेस्ट है ये हैडफील्ड के केस में पास किया गया था। किस केस में? Hadfield case. So this test was evolved in a case of Hadfield case. ठीक है। The next case was Sane illusion. ये भ्रम के आधार पर, विभ्रम के आधार पर पैदा हुआ था, ये टेस्ट आया था आपका, ठीक है। तो पहला कौन सा था? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट था। दूसरा जो था वो कौन सा? इनसेन इल्यूजन टेस्ट आया। तो कह रहा है कि जो भ्रमित है और भ्रम के आधार पर यदि कोई अपराध किया है तो इनिशियली ये माना गया कि वह व्यक्ति पनिश्ड नहीं होगा, वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। फिर बाउलर्स का केस आता है, ठीक है, और लास्ट में मैकनॉटन का केस आया। कौन सा केस? मैकनॉटन का केस आया। मैकनॉटन के केस में जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुए, उनसे जो क्वेश्चन रेज किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, जो 15 जजेस बेंच की जो मामला था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने ये क्वेश्चन रखा गया, और उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था वही सेक्शन 84 था। वो सेक्शन कौन सा बना? सेक्शन 84। So the answer which was given by the House of Lords, which was raised in a case of Macnaghten, that becomes the part of Indian Penal Code, और यहां पे उन्हीं को इनकॉर्पोरेट किया गया और फिर कहा गया कि कोई भी बात, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ और बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। वहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो कोई भी बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बिकॉज बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है, जो उस समय एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किस समय? जिस समय वो कार्य कर रहा था। यहां पे क्या किया है? वो कार्य, और जिस समय वो कार्य करता है उस समय वो क्या है? अनसाउंड माइंड का है। कैसा है? अनसाउंड माइंड का है। तो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है वो किस तरीके की है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कि वह जो कार्य कर रहा है उस कार्य की क्या नहीं पहचानता? नेचर को, और उस नेचर और उसके कंसिक्वेंस को नहीं समझ पाता है। यानी जो एक्ट कर रहा है वह व्यक्ति बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड was unable to understand the nature and consequence of the act, और कि ऐसा जो कार्य है वो contrary to the law है। कैसा है? Contrary to the law। यहां पे मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि यह व्यक्ति क्या है? वो कोई कार्य कर रहा है, और जिस समय वह ऐसा कार्य कर रहा है वह उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है, वो उसके परिणाम को नहीं समझ पाता है, वह यह नहीं समझता है कि वह विधि के प्रतिकूल है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। तो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कब होनी चाहिए? उस कार्य को करते समय होनी चाहिए। तो कह रहा है यह बात क्या नहीं होगी? ऑफेंस नहीं होगी। यह बात क्या नहीं होगा? ऑफेंस नहीं होगा। और किस धारा में यह बात करी गई है? सेक्शन 84 एंड सेक्शन 22। ये आपकी बीएनएस है और ये आपकी आईपीसी है। कैसा नो? ये आईपीसी और बीएनएस के बारे में बात कर रहा है यहां पे। बोलो।
तो यहां पे ये जो बात बताई गई है, ये कहां बताई गई? मैकनॉर्टन की केस में जो पूछा गया था उसी के उत्तर के तौर पर 2 और 3 का प्रश्न का उत्तर था ये। और यही बात जो इंडियन पैनल कोड में थी उसी को इनकॉर्पोरेट किया गया। कहां पे किया गया? 22 में कर दिया गया। कहां पे करा गया? भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 22 का पार्ट बनाया गया। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बात करा गया। चूंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में ये बात बहुत जरूरी है कि इस बात को पता करा जाए कि वह व्यक्ति पागल है या नहीं। तो यहां पे पागलपन का जो टेस्ट है, जो पैरामीटर है, वो टेस्ट और पैरामीटर 2 है। पैरामीटर क्या है? द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट जो टेस्ट है वो आपका ये है कि जिस समय वो ऑफेंस को कमिट कर रहा है वो उसके नेचर को और उसके कंसिक्वेंस को नहीं समझता है। दूसरी चीज क्या है यहां पे कि वह कार्य जो है वो कंट्रारी टू द लॉ है, वह इस बात को नहीं समझता है। यदि ये दोनों बातें प्रूव हो गई तब तो फिर ये माना जाएगा कि वो अनसाउंड माइंड का है, अदरवाइज अनसाउंड माइंड नहीं माना जाएगा। यहां पे जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बात हो रही है, वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये इंसैनिटी की जो बात कर रहा है ये 2 है। एक तो मेडिकल इंसैनिटी की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? मेडिकल इंसैनिटी। और दूसरा जो है आपका लीगल इंसैनिटी। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहां पे जो इंसैनिटी है, जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो डिफेंस अवेलेबल है, जो प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, वो लीगल इंसैनिटी को मिला हुआ है, वो मेडिकल इंसैनिटी को नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको मेडिकल इंसैनिटी है और आप जो है इस सेक्शन के परव्यू में नहीं आते हो तो यू विल नॉट गेट दी डिफेंस, यू विल नॉट गेट दी बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। तो आपको ये बात प्रूव करना होगा कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस you were unsound mind. It means you are unable to understand the nature and consequence of the act, and the act was contrary to the law, or the act was contrary to the law. यदि ये दोनों में से कोई भी अवस्था है तब तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि यहां पे यदि आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको जाना होगा, कहां जाना होगा? आपको यदि किसी डिफेंस का बेनिफिट लेना है या किसी आपको प्रोवाइजो का बेनिफिट लेना है या किसी इलस्ट्रेशन का बेनिफिट लेना है, देन बर्डन ऑफ प्रूफ इज ओवर टू यू। ओनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, यानी एक्यूज्ड जो इस बात का डिफेंस लेना चाहता है। और ये बात आपकी धारा 108 ये BSA में बताया गया है और सेक्शन 105 ये इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। तो धारा 105 ये इंडियन एविडेंस एक्ट और 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई भी ऐसा डिफेंस, चाहे वो स्पेसिफिक डिफेंस हो चाहे वो जनरल डिफेंस हो, यदि आप इसे लेना चाहते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज के ऊपर होगा। ये देखो, जनरली जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। जनरल कंडीशन में किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन। लेकिन यदि आप इनका बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो ये किसके ऊपर हो जाएगा? एक्यूज के ऊपर हो जाएगा। तो यहां पे जैसे ही आपने ये कहा कि आपको सेक्शन 22 का बेनिफिट चाहिए कि आप उस समय क्या थे? बीइंग एक्यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर अनसाउंड माइंड, यू वर इनसेन। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है एंड इस बात को आपको प्रूफ करना है कि आप उस समय पागल हैं या नहीं है। और पागलपन का जो आधार है, जो टेस्ट है, जो पैरामीटर है, वो मेडिकल इंसैनिटी नहीं है। वो कौन सी इंसैनिटी है? वो लीगल इंसैनिटी। और लीगल इंसैनिटी सिर्फ और सिर्फ 2 बात करती है। वो ये करती है कि जिस समय आप कार्य कर रहे थे उस कार्य की प्रकृति को आप नहीं समझते थे, उस कार्य के परिणाम को नहीं समझते थे, या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वह कार्य जो है वह कार्य क्या है? कंट्रारी टू द लॉ है।
ठीक है, आप इस बात को समझने में क्या है, असमर्थ है। क्लियर है यहां तक बातें? अच्छा, मैंने आपसे कहा कि ये जो सेक्शन है वो बेस करता है, कहां पे बेस करता है? 3 लैटिन मैक्सिमम आपको मैंने बताया, और हमने कहा कि फ्री बिल होनी चाहिए। किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री बिल होना चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी आएगी जब आपके पास फ्री बिल होगा, और यदि आप फ्री बिल नहीं है तो फिर आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। यहां पे फ्री बिल नहीं है, यहां पे फ्री बिल नहीं है। क्यों नहीं है जरा देखो, बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये यूएसएम में लिखता हूं, अनसाउंड माइंड के बारे में बात कर रहा है। तो अनसाउंड माइंड कब होना चाहिए? जिस समय आप एक्ट करते हो। अनसाउंड माइंड ना उसके पहले ना उसके बाद। इसका मतलब यदि आप इस समय अनसाउंड माइंड है, बोलो, और जिस समय आपने एक्ट किया उस समय आप पूरी तरीके से क्या हो? सही हो, तब इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ना तो पहले ना बाद, जिस समय आपने ये ऑफेंस कमिट किया है उस समय, उसी समय, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप अनसाउंड माइंड को प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द डिफरेंस ऑफ दिस सेक्शन। ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। होता क्या है कि कभी कभी आदमी जो होता है, देखो एक वर्ड आता है ल्यूनेटिक। क्या आता है बेटा? ल्यूनेटिक वर्ड आता है। ल्यूनेटिक वर्ड्स में ल्यूनेटिक इंटरवल आता है। ल्यूनेटिक इंटरवल्स में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ल्यूनेटिक इंटरवल्स क्या है आपका? कि जहां पे आप उस समय क्या होते हो? बिल्कुल साउंड माइंड के होते हो, सेन होते हो आप। जरा देखो, यदि मैं इसकी बात करूं डिफरेंस की, तो यहां पे देखिए आप, इस समय आप क्या है? अनसाउंड माइंड के हैं, क्या है? और फिर उसके बाद यहां पे क्या है? आप अनसाउंड माइंड के हैं आप। बोलो बेटा। जबकि इस समय बिल्कुल आप फिट हो, क्या हो? इस समय बिल्कुल फिट हो। ये है ल्यूनेटिक इंटरवल। क्या है? आप जरा देखो, आप क्या हो रहे हो? अनसाउंड माइंड, फिर एकदम ठीक हो जा रहे हो, दैट इज द ल्यूनेटिक इंटरवल। ये ल्यूनेटिक इंटरवल हो गया। फिर उसके बाद अनसाउंड माइंड हो गए, फिर उसके बाद क्या हो गया? फिर आप सही हो गए। बात समझ रहे? ऐसी भी कंडीशंस होती हैं आदमियों के साथ। तो आपको इस बात को प्रूव करना होगा कि जिस समय आपने एक्ट करा था उस समय आप क्या थे? उस समय क्या थे? यदि ये बात आप प्रूव नहीं कर पाए तो फिर यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस मोमेंट। इस समय बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। मैं आपका एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कुछ प्रोटेक्शंस जो अवेलेबल है, जो एपिलेप्टिक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एपिलेप्टिक, है ना? ये जो फिट्स की बात करते हैं, ये जो मिर्गी की बात करते हैं, किसके बारे में? मिर्गी समझते हो आप लोग? एपिलेप्टिक फिट्स, ये क्या है? मिर्गी का दौरा आता है। तो जिस समय आदमी मिर्गी के दौरे में होता है उस समय वो अनसाउंड माइंड का होता है। कैसा होता है? अनसाउंड माइंड का होता है। ये फॉर अ मोमेंट होता है, फॉर अ व्हाइल होता है, और उसके बाद फिर बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करता है। लेकिन जिस समय वो मिर्गी के दौर में है, जिस समय उसे ऐसी बातें हो रही हैं उसके साथ, उस समय उसने कोई कार्य कर दिया है, कोई एक्ट कर दिया है। बोलो बेटा। तो कह रहा है कि वो एक्ट जो होगा वो ऑफेंस नहीं होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस। ऐसे पागलपन में किया हुआ है, मिर्गी के दौरे के समय किया हुआ है। एपिलेप्टिक जो दौरा है उस समय उसने ऐसा कार्य किया हुआ है, तो वो बात क्या नहीं होगी? ऑफेंस नहीं होगी। क्लियर हुआ? वहां पे वो क्या पाएगा? इस बात का बेनिफिट्स। लेकिन जिस समय वो फिट्स रिकरेंट अटैक नहीं था, उसके पहले या उसके बाद, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपके ऊपर है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो, अदरवाइज कह दो कि हमने ऐसे नॉर्मली कर दिया है, तो फिर प्रोसिक्यूशन इस बात को प्रूव करेगा। लेकिन जैसे ही आप ये कहोगे कि साहब उस समय मैं मिर्गी के दौरे में था, मैंने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करा है, तो देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्ट टू एक्यूज। ये किसके ऊपर आ जाएगा? ये एक्यूज के ऊपर आ जाएगा। बोलो भैया। तो पहली चीज आपकी जो है मैं आपसे बताया। फिर उसके बाद दूसरी जो आपसे पूछा जाता है, लेबर इंसैनिटी। दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है? लेबर इंसैनिटी आती है। लेबर इंसैनिटी, प्रसव, बोलो भैया। लेबर इंसैनिटी, ये जो लेबर प्रसव काल के दौरान कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी विषाक्तता पैदा होती है जिससे
व्यक्ति, सारे नहीं, कुछ महिलाएं जो होती हैं वो कैसा बिहेव करती हैं, बिल्कुल इंसैनिटी के जैसा, पागलपन के जैसा, बोलो। और ये बिकॉज ऑफ दी पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, कुछ ऐसे विषाक्त तत्व हैं जो उसके शरीर में निकलने लगे और जिसकी वजह से उसका जो व्यवहार हुआ वो कैसा हुआ, पागलपन की तरह हुआ। उस समय एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, पागल के जैसा होता है। और उस समय उसने ऐसा कोई कार्य कर दिया है तो यह धारा उसे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उस समय बिकॉज ऑफ द पेन, लेबर पेन भी जो होता है वो एक्सट्रीमली व्यक्ति को क्या कर देता है, पागल बना देता है। क्या कर देता है, पागल बना दिया। नहीं समझ रहे आप? एंड अगेन आता है स्लीप वॉकिंग कंडीशन। कौन सी है? स्लीप वॉकिंग, जो निद्रा में उसे संचरण की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। इसे सोमनाबुलिज्म बोला जाता है। सोमनाबुलिज्म, आदमी टहल के चला गया 2-4 किलोमीटर तक और फिर आकर के सो गया। रात में पता चला अच्छा टहलने भी गए थे क्या आप? बोलिए, आप ही के मोहल्ले वाला मिला था, यार बड़े सुबह उठ गए यार आज आप। और फिर मैं सुबह उठ गया था। कौन, क्या बात कर रहे? कंपनी गार्डन में मिले थे हम आपसे। तो ये स्थिति आप में आ गई है, ये सोमनाबुलिज्म है। तो उस समय व्यक्ति जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, उसे अनसाउंड माइंड का माना जाता है। मैं वो एग्जांपल बता रहा हूं जहां पे ये कंडीशंस हैं और वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, वहां पे आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। यू विल गेट द डिफेंस, यू विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। स्लीप वॉकिंग कंडीशन हो गया, लेबर इंसैनिटी की कंडीशन हो गया, एपिलेप्टिक और फिट्स की बातें हो गई आपकी, ये बातें हैं। लेकिन यदि कोई इररेजिस्टिबल इंपल्स है, या कोई एजिटेशन ऑफ माइंड है, या कोई अनकंफर्ट फेरोसिटी है, या कोई मॉडरेट डिप्रेशन है, या ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ माइंड है, इररेजिस्टिबल इंपल्स, कौन सी इंपल्स की बात हो रही है यहां पे? इररेजिस्टिबल इंपल्स के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इसे इसका बेनिफिट नहीं देती है। क्या नहीं देती हैं? कह रहा है कि यहां पे जो इंपल्स है वो इतनी पावरफुल है कि वो आपके माइंड पर क्या हो जाती है, ओवर पावर कर लेती है आपके माइंड को, अभिभावी बना देती है, हावी हो जाती है और उसे सही काम करने से वंचित कर देती है। इसका मतलब आपका जो इंपल्स है वो क्या हो गया, इस तरीके का हो जाता है कि आप गलत काम कर देते हैं। इसका मतलब आप राइट और रॉन्ग को कर पाने में, इसका आपका जो इंपल्स है वो आपके माइंड पर इस तरीके से ओवर पावर करता है, इस तरीके से वो हावी हो जाता है कि आप सही और गलत या ऐसा निर्णय करने में क्या हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं। और आप कर क्या देते हो, गलत कार्य कर देते हो। तो कह रहा है कि यहां पे इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बोलो भैया। तो कहता है दुर्निवार भावना, कौन सी भावना की बात कर रहा है? दुर्निवार, इररेजिस्टिबल इंपल्स के बारे में बात करता है। तो आपराधिक अभियोजन जो है वो बचाव नहीं होता है, ठीक है ना? क्या नहीं होता है? आपराधिक अभियोजन जो है वो बचाव नहीं होता है। एजिटेशन ऑफ माइंड, जिसका मतलब ये पागलपन नहीं। एजिटेशन ऑफ माइंड इज नॉट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनकंफर्ट, फेरोसिटी और मॉडरेट डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में हैं और आपने कोई कार्य कर डाला, इज नॉट brings you or a doer under the section 22 of the BNS। ये क्या नहीं ले आएगी? अब आपको डिप्रेशन है और आपने कोई अपराध कर दिया तो आप कहोगे साहब मैं पागल था, तो कह रहा है नो, नॉट एट ऑल। एंड अगेन ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ माइंड, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ माइंड इज ऑल्सो नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन दिस। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एजिटेशन ऑफ माइंड हो गया, डिप्रेशन ऑफ माइंड हो गया, ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ हो गया, इररेजिस्टिबल इंपल्स हो गया। इररेजिस्टिबल इंपल्स समझ में नहीं आई बात? इररेजिस्टिबल इंपल्स का मतलब ये है कि आपके जो इंपल्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, वो आपके माइंड पर हावी हो जाते हैं और आपकी सही और गलत करने की जो कॉग्निटिव जो क्षमता होती है उसे क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब वह आपको गलत कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है। इसे क्या कहा जाता है? इररेजिस्टिबल इंपल्स। कहते हैं ना मेरा हाथ कांप जाता है, खून खौल जाता है। नहीं समझ रहे हो आप? तो ये तुम्हारी समस्या है ना भाई, सामने वाले की समस्या थोड़े तुम्हारा खून खोल जाता है उस बात को लेकर के। मेरी बात आप समझ पाए? यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। ला आपके कंडक्ट्स को ही तो प्रोटेक्ट कर रही है, ला आपके कंडक्ट्स को ही तो कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। और किस लिए बैठी हुई है? तुम्हारा खून खोल जा रहा है, ये कौन सी बात है भाई?
हमने कहा भैया थोड़ा सा सीट थोड़ा सा दे दो यार, ट्रेन पे जा रहे थे और थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगा दिया, बस उसी पे क्या हो गया, वो उसका खून खौल गया। इररेजिस्टिबल इंपल्स जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब बताओ यार, अब आप कहोगे कि आप इंसैनिटी का बेनिफिट मिल जाए मुझे, अब तो यू विल नॉट गेट। आपका माइंड जो है बहुत एजिटेट होता है, बहुत इरिटेट होता है। मैंने थोड़ी सी बात बोली और खड़े हो गए मुझसे लड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप गुरुजी? नहीं, ये क्या है? इररेजिस्टिबल इंपल्स है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। आप किसी को देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे इमोशंस को। कहो भैया हमारा तो इररेजिस्टिबल इंपल्स है, हम नहीं रोक पाते ऐसे इमोशंस को। तो लॉ जो है वो आपको इस तरीके से प्रोटेक्शन देगा, है? मूर्ख आदमी क्या, हम नहीं संभाल पाते हैं अपने आप को। ऐसी चीज देख लेते तो हम चल देते हैं पीछे पीछे, गजब हाल है। तो कहां चल रहे हो? उसके लिए ला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो यू विल गेट द डिफेंस, यू विल नॉट गेट द डिफेंस। अब इरिटेशन हो गया, एजिटेशन ऑफ माइंड हो गया, डिप्रेशन हो गया। अब तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, डिप्रेशन में पड़े हो तो क्या करोगे? मार डालोगे किसी को, बगल वाले को, या कोई ऑफेंस कमिट कर दोगे आप। तो और कह रहे हो मैं अब अवसाद में चल रहा हूं, तो कह रहा है इसीलिए कह रहा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ये सब मेडिकल इंसैनिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बट इट इज नॉट अ लीगल इंसैनिटी। इसलिए कहा गया है ये एजिटेशन। अब डिप्रेशन में जाओगे तो तुमको कोई साइकियाट्रिक डॉक्टर या मेंटल जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर होगा दवा देना शुरू कर देगा, बेटा खाओ नहीं तो पागल हो जाओगे। क्या होने वाले हो आप? पागल। पागल मान लिया है तुमको। क्या मान लिया है? मेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, इसका मतलब क्या हो गया? पागल हो गए आप। नहीं हुआ? लेकिन अब आप ये कह दीजिए कि वहां पे आपको बचाव मिल जाए, तो आंसर इज नो। बचाव मिलने के लिए आपको क्या मिलना चाहिए? दो ही चीजें मिलनी है यहाँ पे। कितनी बातें समझ में आई आपको? तो ये नहीं आती है, क्या आ रही है? मैंने आपसे बताया, मैंने आपसे कहा एपिलेप्टिक जो फिट्स है वो आपको मिलेगा, सोमनोबुलिज्म आपको मिलेगा, लिवर इंसैनिटी का जो प्रोविजन है वो आपको उसका बेनिफिट पाएंगे और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मेरी बात आप समझ पाए? यहां पे जो नॉन कंपोज मेंटिस के बारे में बात कर रहा है, नॉन कंपोज मेंटिस किसके बारे में बात कर रहा है? नॉन कंपोज मेंटिस। और ये जो नॉन कंपोज मेंटिस है इसका प्रभाव जो हो सकता है वो कई तरीके से हो सकता है। नॉन कंपोज मेंटिस इसका मतलब डिजीज ऑफ माइंड के बारे में बात करें। किसके बारे में बात कर रहा है? डिजीज ऑफ माइंड, ठीक है ना? डिजीज ऑफ माइंड। और ये जो डिजीज ऑफ माइंड होना चाहिए वो डिजीज ऑफ माइंड आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, मैकनॉटन रूल के हिसाब से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मैकनॉटन रूल्स। मैं आपसे बता रहा हूं, आपकी जो कॉग्निटिव फैकल्टी होती है, कॉग्निटिव फैकल्टी उसका इंपेयरमेंट होता है। कैसा होता है? इंपेयरमेंट हो जाता है। मेरी बात आप समझ पाए? इंपेयरमेंट का मतलब क्या हुआ? इंपेयरमेंट ऑफ द कॉग्निटिव फैकल्टी। इंपेयरमेंट ऑफ द कॉग्निटिव फैकल्टी, आपके माइंड में बहुत सारी फैकल्टीज है, यानी फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंद ब्रेन है आपका, है ना? और फोर ब्रेन में भी जाओगे तो 3 पार्ट है आपका, फिर मिड ब्रेन में जाओगे 2 पार्ट है आपका, फिर आप हिंद ब्रेन में जाओगे वहां भी। ये अलग अलग फैकल्टीज है जो अलग अलग सेंटर है और अलग अलग चीजों को कंट्रोल करती हैं। लेकिन एक फैकल्टी है दैट इज अ कॉग्निटिव फैकल्टी। यदि आप इनसैनिटी है आप में तो वो कॉग्निटिव फैकल्टी आपकी इंपेयर्ड होती है। इसका मतलब पागल व्यक्ति है उसे गर्मी नहीं लगती क्या? उसे इस बात की अनुभूति होती है क्या? उसका टेस्ट की फैकल्टी खराब हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। उसे आम खिला दो, खट्टा खट्टा लगेगा तो तुरंत उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा। इसका मतलब पागल का मतलब ये नहीं उसकी all the faculties of the brains is just impaired. No, only the cognitive faculty. जिस बात से अंडरस्टैंडिंग आती है कि whether it is a right or it is a wrong, ये फैकल्टी क्या हुई है उसकी? क्या हुई है? अफेक्टेड हुई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? यस। तो अब सुनिए, मैंने आपको क्या बताया? सामान्य तौर पे मैंने आपको ये बताया कि हमारे यहां इंसैनिटी ऑफ माइंड जो है वो 2 तरीके का है। बोलो भैया, इंसैनिटी ऑफ माइंड जो है वो क्या है आपका, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो 2 तरीके का है। तो काइंड्स के बारे में आपको बता दिया। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई बात इसमें ना समझ में आई तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।